अगले 30 सालों में डर लग रहा है। हाँ, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि हम उस जगह हैं जहाँ दुनिया तकनीक की वजह से बहुत बड़े बदलाव से गुज़र रही है। अ, मुझे लगता है कि हमने किताबों में बहुत पढ़ा है कि 200 साल पहले जब पहली बार उद्योग क्रांति आई थी, तब कई बड़े लोग थे। और फिर 100 साल पहले बिजली की क्रांति आई जिससे कई लोग कामयाब हुए। तो अब तकनीक आ गई है, यह नई तकनीक बहुत से लोगों को कामयाब बनाएगी और दिलचस्प नौकरियों के मौके देगी। लेकिन सच कहें तो हर तकनीकी क्रांति आने से बहुत सारी समाज की दिक्कतें आती हैं। और मेरा मानना है कि पहली तकनीकी क्रांति ने पहला विश्व युद्ध शुरू करवाया था। दूसरी तकनीकी क्रांति ने दूसरा विश्व युद्ध शुरू करवाया था। अब हम तीसरे में हैं, तो क्या होने वाला है? लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में चिंतित हैं। लोग रोबोट के बारे में चिंतित हैं। लोग कंप्यूटर, डेटा, प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। लोग अब चिंता करने लगे हैं, लेकिन चाहे आप चिंता करें या ना करें, ये तो आ ही जाता है। तो बात ये है कि आप खुद को कैसे बदलते हैं। तो मुझे लगता है अगले 30 सालों में दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो मुझे लगता है कि यह बीमारी, पर्यावरण की गंदगी और गरीबी के खिलाफ होना चाहिए। हमें मिलकर अपने आप से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम साफ-साफ नहीं समझते कि इस समस्या को हल करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना है और अगर हम एक साथ नहीं आते, तो लोग आपस में लड़ेंगे। क्योंकि हर तकनीकी क्रांति दुनिया को असंतुलित कर देती है। जब कुछ असंतुलित होता है, कोई जो नंबर 1 था, अचानक नंबर 2 बन जाता है और कोई जो नंबर 3 था, वह नंबर 1 बन जाता है। ये सब आम बात है। तो हम लोग अगर आप 30 साल के हैं, मेरा मानना है कि जब आप 20 से 30 साल के होते हैं, तो आपको एक अच्छे बॉस के साथ काम करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी में जाकर सीखना चाहिए कि काम सही से कैसे किया जाता है। जब आप 30 से 40 साल के होते हैं, अगर आप खुद कुछ करना चाहते हैं, तो बस कर डालिए। आप अभी भी हार या फेल नहीं हो सकते। लेकिन जब आप 40 से 50 साल के होते हैं, मेरा सुझाव है कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हैं, है ना? और ऐसी चीज़ें ना करें जो सिर्फ़ मज़ेदार लगती हैं। मैं कुछ नया आज़माना चाहता हूँ। ये थोड़ा खतरनाक है। 50 से 60 साल की उम्र में नई पीढ़ी को सिखाने और आगे बढ़ाने में ज़्यादा समय दें। अगली पीढ़ी 60 साल से ऊपर होने पर अपने परिवार या पोते-पोतियों के साथ रहना बेहतर है। पोते-पोतियाँ, लेकिन यह आम तौर पर ऐसा ही होता है। हर किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे। तो 30 साल की उम्र में अगले 30 साल हमारे लिए सबसे अच्छा समय है। हमारे सामने कई मुश्किलें हैं, बहुत कुछ हो रहा है और हमारे ज्ञान और ताकत के साथ अब समय आ गया है। आपको बदलना होगा, हम सभी के बारे में सोचना होगा। अगर आप कल सफल होना चाहते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। अगर आप 1 साल बाद सफल होना चाहते हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल बाद जीतना चाहते हैं, तो आपके पास एक मौका है। यही मैं सोचता हूँ। शानदार। और अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे 2017 के बाद नजरअंदाज करना असंभव है। तो अलीबाबा में नेतृत्व पदों पर 1/3 लोग महिलाएं हैं। लेकिन बाकी जगहों की तस्वीर थोड़ी उदास करने वाली है। और मेरे एक दोस्त ने हाल ही में कुछ ऐसा कहा जो मुझे वाकई याद रह गया। महिलाएं सशक्तिकरण कार्यक्रमों से थक गई हैं और अब हम असली ताकत चाहती हैं। 2016 में वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने पुरुषों द्वारा स्थापित कंपनियों में 55.2 अरब डॉलर का निवेश किया, जबकि महिलाओं को केवल 1.46 अरब डॉलर मिला। और जैसा कि 2017 ने दिखाया, यह यौन उत्पीड़न के घोटालों का साल था। लड़कों और लड़कियों की तनख्वाह में फर्क अब भी है और अफसोस की बात है कि यह लिस्ट अभी भी चलती जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि हम दिखावे से आगे बढ़कर असली बराबरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? हाँ, ये सच में बहुत दिलचस्प है। मुझे ऐसे विषयों पर बात करना अच्छा लगता है। इसमें कई बातें हैं जिन पर हम सोच सकते हैं। आपका नज़रिया भी बहुत अच्छा है और मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। कुछ साल पहले एक पत्रकार हमारी कंपनी में आया और जाते समय उसने मुझसे पूछा कि आपकी कंपनी में इतनी सारी महिलाएं क्यों हैं? और मुझे कभी पता नहीं था कि हमारी कंपनी में इतनी महिलाएं हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आज हमारे पास 49% की क्लोजिंग है। हमारी कंपनी के 39% कर्मचारी महिलाएं हैं। ये एक उच्च तकनीकी कंपनी के लिए बहुत है। ये जानबूझकर नहीं है। हम महिलाओं को नौकरी देते हैं। हम सोचते हैं कि वे हमें बढ़ने में मदद करने में महान हैं। अलीबाबा एक ई-कॉमर्स कंपनी है। ई-कॉमर्स एक सेवा उद्योग है जो लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए है। यू हैव आपके पास सेवा का दिल होना चाहिए। हमें लगता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत बेहतर काम कर रही हैं। और दूसरी बात है पिछली सदी की। लोग ताकत में मुकाबला करते थे। इस युग में ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग की लड़ाई है। और अगला यह है कि मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो उसे उच्च ईक्यू होना चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दी हारना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास उच्च आईक्यू होना चाहिए। लेकिन अगर आप सम्मानित होना चाहते हैं, तो आपके पास उच्च एलक्यू होना चाहिए, प्रेम का क्यू। तो ये 3 बातें मिलकर बहुत सारे पुरुषों के पास उच्च आईक्यू होता है, लेकिन कम ईक्यू और बहुत छोटा एलक्यू। महिलाएं संतुलन के मामले में वे सबसे अच्छी हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी सफल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी बुद्धिमानी से देखभाल के साथ काम करे, तो महिलाएं सबसे अच्छी हैं। मेरी कंपनी में हमने देखा है कि महिलाएं वे मर्दों के मुकाबले दूसरों की ज्यादा परवाह करती हैं। आज हमारी ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट पर हमने देखा है कि महिलाएं बहुत सी चीजें खरीदती हैं, पर वे अपने पति, माता-पिता और बच्चों के लिए खरीदती हैं। पुरुष केवल अपने लिए खरीदते हैं, ज्यादातर। क्योंकि आप परवाह करते हैं, इसलिए आप अलग हैं। तो हमारे पास 39% है। कंपनी में सहकर्मी महिलाएं हैं और वरिष्ठ प्रबंधन में लगभग 37% महिलाएं हैं। हमें कभी कुछ गलत नहीं लगा। और महिलाएं वे अधिक त्याग करते हैं। जब उन्हें यह पसंद आता है, वे इस पर विश्वास करते हैं और इसे करते रहते हैं। तो मुझे लगता है अलीबाबा की सफलता का एक राज यह है कि पिछले 18 सालों में हमारी कामयाबी में महिला साथियों का बड़ा हाथ रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है। और आप जानते हैं, अधिकांश समय जब मैं बाहर जाता हूं, तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मेरे प्रतिनिधिमंडल, मेरी टीम में हमेशा 50% महिलाएं होती हैं। क्योंकि हम कभी नहीं सोचते कि वे महिलाएं हैं, हम उन्हें महान सहकर्मी मानते हैं। तो अगर आप कहते हैं अब हमारे पास बहुत अधिक पुरुष हैं, इसलिए हमें कुछ महिलाओं को अंदर लाना होगा, तो यह दोनों पक्षों के लिए आपदा है। तो उन कंपनियों के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो थोड़ा अधिक कोटा आधारित प्रणाली पर काम करती हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर रही हैं या ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है? जब आपके पास महिलाओं की निश्चित संख्या वाली कोटा प्रणाली होती है, तो आप लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उस कोटा को पूरा करें। मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी पूरी तरह से पुरुषों से भरी है, मुझ पर विश्वास करें, ये कंपनी टिकाऊ नहीं हो सकती, लगातार बढ़ती नहीं रह सकती। जैसे स्टू में सही चीजें डालना जरूरी है, वैसे ही इस काम में सही चीजें डालना जरूरी है। नहीं तो यह सख्त होकर जल्दी टूट सकता है। इसलिए जब एक ही कंपनी में औरत और आदमी होते हैं और कुछ होता है, तो हमारी कंपनी के लिए एक मूल्य यह है कि ग्राहक पहला, कर्मचारी दूसरा और हिस्सेदार तीसरा है। जहां भी मैं जाता हूं, यह वहां होता है। वॉल स्ट्रीट को मेरी बात पसंद नहीं आई, लेकिन यही मैंने कहा। अगर आपको हम पसंद हैं, तो हम में निवेश करें। अगर आपको हम पसंद नहीं, तो कृपया हमारे शेयर बेचें, हमें ना खरीदें। हम मानते हैं ग्राहक पहला, कर्मचारी दूसरा, हिस्सेदार तीसरा। लेकिन जब आदमी शुरू करते हैं, जब हम मुकाबला करते हैं, आदमी अचानक बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और आप ये जानते हैं, वे और औरतें हमेशा आकर कहती हैं, कोई मुकाबला नहीं, चलो शुरू करें। पहले नियम के बारे में सोचें। ज्यादातर महिलाएं वे पहले दिन के सपने या पहले दिन के प्यार में विश्वास करती हैं। ज्यादातर पुरुष याद रखने लायक नहीं होते। मुझे खेद है, मैंने पुरुषों के बारे में बुरा कहा। यह आंकड़ा है। यह आंकड़ा है। इसी वजह से हमारी कंपनी संतुलन पर काम करती है और यह अपने आप होता है। यह ऐसा नहीं है जैसा हम करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि पुरुष चीजों को करने में बेहतर होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि भले ही पुरुष बेहतर हों, हमें फिर भी महिलाओं को नौकरी पर रखना चाहिए। और जब महिलाओं के पास काफी महिलाएं होंगी, तब वे और लोगों को रख लेंगी। तो हमने इसे इस तरह किया। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कितनी हाईटेक कंपनियां हमारे जैसी हैं, उनमें 39% सहयोगी महिलाएं हैं। हमें इस पर गर्व है, जैसा कि आपको भी होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह एक मजबूत संदेश है जो दूसरी कंपनियों को दिया जा सकता है, जिनके पास इसके न होने के कई कारण हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से आपने इसे सबसे सफल बनाने में सक्षम किया है। तो आप अभी मंच से उतरे हैं, डिजिटल ई कॉमर्स के बारे में एक बात देने के बाद, और छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वैश्वीकरण से लाभान्वित करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। इस समय जब वैश्वीकरण पर फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह वाकई सबसे कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद है? क्या यह ग्लोबल साउथ के लोगों के लिए भी फायदेमंद है वगैरह? तो इस कमरे में लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? क्या यह सच में ग्लोबलाइजेशन के बारे में है? मुझे लगता है कि वैश्वीकरण को रोका नहीं जा सकता। ट्रेडमार्क लड़ाई को खत्म करने का तरीका है, लड़ाई शुरू करने का नहीं। मुझे लगता है कि वैश्वीकरण ने पिछले 30 वर्षों में शानदार काम किया है। कई देशों को अमीर बनाया, लेकिन निश्चित रूप से कई समस्याएं भी पैदा की। युवाओं को अवसर नहीं मिले, छोटे व्यवसायियों को अवसर नहीं मिले, विकासशील देशों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन यह केवल 30 साल है। यह अभी नया है, यह बढ़ रहा है। आपको इसे सुधारना होगा। अगर आप इसे सुधारते नहीं हैं, तो आप इसे मार देते हैं। अक्सर कुछ चीजों को खत्म करना बहुत आसान होता है। तो मेरा विश्वास है, यह आज हमारी पीढ़ी का काम है। हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, हमें दुनिया के बारे में ज्यादा पता है। और यह हमारी पीढ़ी का काम और मौका है इसे बेहतर बनाने का। बताओ, अब आप दुनिया को एक होने से कैसे रोक सकते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आओ, रोबोट आओ। मेरे दादा दिन में 16 घंटे काम करते थे और उन्होंने कहा कि वह बहुत बिजी थे। हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। हमने कहा कि हम बहुत बिजी हैं। हमारे बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, हर दिन 3 या 4 घंटे काम कर सकते हैं।
मुझे यकीन है वे कहेंगे, ओह हम बहुत बिजी हैं। फिर जब आप एक दिन में केवल 3 घंटे और सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? आप यात्रा करने वाले हैं, है ना? आप एक सप्ताह के लिए घर में नहीं रह सकते, आप यात्रा करेंगे। 30 साल पहले साधारण जिंदगी में आप अपनी पूरी जिंदगी में 20 से 30 शहरों में जाते हैं। 30 साल बाद आपने मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी में 300 शहरों में घूम लिया है। आप इसे कैसे रोक सकते हो? यह मुमकिन नहीं है। तो इसके बारे में सोचते हुए बस एक ही चीज है कि इसे बेहतर बनाना है, इसे आसान बनाना है। दुनिया का व्यापार आसान होना चाहिए, नया होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। तो मेरा साफ संदेश है कि मुझे डब्ल्यूटीओ के लिए बुरा लगता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन पिछले 20 सालों में जब आप 200 सरकारी मंत्री एक कमरे में रखते हो, तो वे किसी बात पर कैसे मान सकते हैं? है ना? क्योंकि मुझे आपका देश पसंद नहीं। चाहे आपके पास कितना भी अच्छा सुझाव हो, मैं मना करता हूं। लेकिन बिजनेस वाले लोग, अगर हम 200 बिजनेस वाले एक कमरे में रखें, तो हम जरूर किसी बात पर मान जाएंगे। और यही मेरी सोच है। वैश्वीकरण की अगली पीढ़ी सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए और युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। इंसानों के इतिहास में पहला ग्लोबलाइजेशन कुछ राजाओं और बादशाहों के हाथ में था। पिछले 30 सालों में ग्लोबलाइजेशन 60,000 बड़ी कंपनियों के हाथ में था। अगर आप बड़ी कंपनियों या ताकतवर देशों में नहीं हो, तो आपके पास कोई मौका नहीं है। अगले 30 वर्षों के लिए मैं शर्त लगाता हूं, हम 6 मिलियन या 16 मिलियन कंपनियों को दुनिया भर में फैलाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस काम को बहुत से लोगों की मदद से, शायद आपके साथ भी, एक मोबाइल फोन के जरिए पूरा करेंगे। यह डिजिटल बदलाव का एक अहम हिस्सा होगा, जिससे छोटे और मझोले कारोबार को दुनिया भर में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। अगर लोग 30 साल बाद भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मोबाइल से दुनिया भर में खरीदारी कर सकेंगे। आप केन्या से कुछ खरीदना चाहते हैं तो बस क्लिक करें। आप नॉर्वे से कुछ खरीदना चाहते हैं, क्लिक करें। वैश्विक खरीद, दुनिया भर में बेचना। अगर आप इंटरनेट के बिना एक छोटी चीज हैं, तो आप केवल अपने गांव या छोटे शहर में बेच सकते हैं। आज आप दुनिया भर में बेच सकते हैं और वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। दुनिया भर की कमाई, दुनिया भर की डिलीवरी और दुनिया भर की यात्रा। आपको बस एक मोबाइल फोन लाना है, पासपोर्ट भी नहीं। ये 10 साल में होने वाला है। और यही संदेश है, आइए इस अवसर को पकड़ें। अगर आप शिकायत करते हैं, तो दूसरे लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर आप वर्तमान को अपनाने का अवसर पकड़ते हैं, तो आप अगले अली बाबा बनेंगे। मेरे जैसे लोग, मैं एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मुझे कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मैं सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। किस कारण से मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मेरे पास न पैसा है, न तकनीक है और न ही अच्छा परिवार है। हमारे पास कोई अमीर अंकल या ऐसा कुछ है? नहीं। मैंने अपने लोगों, खासकर युवाओं के साथ सिर्फ एक ही चीज में मुकाबला किया, 10 साल बाद का लक्ष्य रखना। ये मेरा विश्वास है कि 10 साल बाद ऐसा होगा। तो उस लक्ष्य के लिए मैं जो कुछ भी करता हूं ना, मुझे पता है कि 10 साल बाद ये चीज होने वाली है। तो उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अगले महीने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करूं, तो कोई मौका नहीं है। यह मेरा संदेश है। यह एक चुनौती है, लेकिन यह अवसर है। और यह दुनिया हमारे जैसे लोगों के लिए एक अवसर है। सबसे मुश्किल काम है सफल लोगों को मनाना। जब आप उसे बताते हैं कि यह एक बड़ा अवसर है, वह कहता है नहीं, नहीं, भूल जाओ। मैं 30 साल से यह कर रहा हूं। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए, हम जीने के लिए मौके ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम कुछ भी करेंगे ताकि हम नए तरीके से सोच सकें। तो यह संदेश है, 30 साल, यह हमारे लिए अवसर है। यह उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो 60 साल के हैं। अगर वे 60 साल के हैं, भेदभाव नहीं है, लेकिन यह उनके लिए मुश्किल है और शायद यह दिखाता है कि हमें सरकार में भी ज्यादा युवाओं को लाना चाहिए, ताकि वे नीति बना सकें। तो अगर 6, 16 या 60 लाख बिजनेस हैं और हम सब एकदम जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि चीजें खरीदना हमें खुश कर रहा है? उपभोग, आपका क्या मतलब है? उपभोग, हमें खुश करके। उपभोग के माध्यम से क्या हम अधिक जुड़े होने से अधिक खुश हो रहे हैं? क्या वह वास्तव में चला रहा है? हाँ, बिल्कुल। उपभोग होगा। खरीदारी के बिना पक्का हम खुश नहीं हैं, है ना? लेकिन अगर उनकी खरीदारी मेरे लिए मायने नहीं रखती, तो लोग कहते हैं, जैक आप बहुत अमीर हैं, लेकिन मेरे पास पैसा खर्च करने का टाइम नहीं है। और मुझे पता है कि यह पैसा मेरा नहीं है। जब मेरे पास 1 मिलियन, 2 मिलियन होता है, तो ये मेरा पैसा है। लेकिन जब आपके पास 20 मिलियन होते हैं, तो दिक्कत आती है। आप सोचते हैं कि अमेरिकी डॉलर की कीमत पाउंड और शेयर बाजार के मुकाबले कैसी है? जब आप 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाते हैं, तो समस्या होगी। यह एक जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज आप पर भरोसा करता है कि आप पैसे को अच्छे से संभाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह आपका पैसा है, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। ये वही है जिस पर मैं हमेशा विश्वास करता हूं। यही है। कैसे एक व्यक्ति के पास, आप जानते हैं, 20 या 2 अरब डॉलर हो सकते हैं?
कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कठिन है। आप काम करें, आपको 2 अरब या 20 अरब नहीं मिलने चाहिए। लोग जो पैसा आपको देते हैं, वह आपकी साख और भरोसा है। इसलिए आपको सरकार से बेहतर पैसा खर्च करना चाहिए। आपको अन्य लोगों से बेहतर पैसा खर्च करना चाहिए। सही जगहों पर पैसा खर्च करें। तो खपत हाँ, और मैं उद्योग की सेवा कर सकता हूं। मुझे आपको एक बात बताने दें। भविष्य में एआई रोबोट बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देंगे। मशीन। लेकिन ऐसा होगा। हमें आधुनिक सेवा उद्योग का निर्माण करना होगा। सेवा उद्योग अब ज्यादा उपभोग पर ध्यान दे रहा है। इसलिए उपभोग वाली सेवा इंडस्ट्री में बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आपको अद्वितीय रूप से करना होगा। मुझे लगता है कि उस सोच से हम सवालों के लिए मंच की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आप कृपया अपना परिचय दें, बताएं कि आप कहां से हैं। कृपया अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें ताकि हम अधिक प्रश्न ले सकें और वे पूरे समूह के लिए प्रासंगिक हों। बढ़िया। तो क्या आप पहले जाना चाहेंगे? नमस्ते, मैं पर्व हूं। मैं शिकागो का ग्लोबल शेपर हूं और आपने अभी परोपकार के बारे में बात की। और मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बंटी हुई दुनिया में देने के काम में अपनी भूमिका को कैसे बदलते हुए देखते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि परोपकार अच्छा है। ये दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, ये खुद की मदद करने के बारे में है। अम, कुछ साल पहले मेरे सहयोगियों के साथ मेरी एक बड़ी बहस हुई थी। चीन में एक बड़ा भूकंप आया था और जापान में एक बड़ा भूकंप आया था। तो हमने हमने दान किया। मुझे उदाहरण याद नहीं है, जैसे $20,000 जापान को, $10,000 चीन को। और लोग कहते हैं कि हम इतना कम क्यों दान करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। और मेरा कहना है, आप कितना भी पैसा दान करें, चाहे वह 2 मिलियन हो या 20 मिलियन हो, उसके सामने वह पैसा हमेशा छोटा ही रहेगा। यह बात हमें मानना होगा। आप वहां बहुत सारी चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदलकर दान कर सकते हैं। जब आप खुद को बदलते हैं, तो दुनिया बदल जाती है। आपको खुद को बदलना होगा। सही है, सही है। और दूसरी बात यह है कि दान करना काम करने के बारे में है। यह भागीदारी के बारे में है। यह पैसे देने का मामला नहीं है। ये लोगों को जागरूक करने वाला है। मैं ऐसा सोचता हूं। मेरे लिए, मैं इसी जगह बड़ा हुआ और मेरा दुनिया को देखने का नजरिया भी यहीं बना। 2001 में जब मुझे एक युवा ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया था। मुझे नहीं पता था कि दावोस क्या है, कहां है और युवा ग्लोबल लीडर क्या होता है। लेकिन मैं यहां आया, मैंने सीखा और इनकॉर्पोरेट ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुना। सारी चीजें जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए दान जैसा है। और यह मेरे लिए बदल गया। जैसे मैंने श्वाब से कहा कि हर बार जब मैं दावोस आता हूं, मैं युवाओं के साथ समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ग्लोबल लीडर के शुरुआती दिनों में फायदा हुआ जब मैंने बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस को सुना। उन दिनों हमारे पास बहुत कम सुविधाएं थीं और ज्यादा लोग भी नहीं थे। हम बहुत ठंड में थे। मैं यहां आने के लिए बस में 30 मिनट सफर करता हूं और देखता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी है। लेकिन ये अच्छा है। आप जानते हैं, ये वही है। ये वह फीस है जो हम बड़े होने के लिए चुकाते हैं। और अब मेरे लिए, मुझे लगता है कि आपके साथ समय बिताने से मुझे लाभ होता है। और मैं आपको अपना सच्चा अनुभव भी बताना चाहता हूं। दान का मतलब यह नहीं है कि ये सिर्फ पैसा ही हो। तो दान से आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपके पास एक परोपकारी दिल है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से लोग पैसे कमाने का सोच रखते हैं, लेकिन दान जैसे काम भी करते हैं। हमें दान को दिल से करना चाहिए, लेकिन साथ में बिजनेस की समझ भी होनी चाहिए। मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो उल्टा करते हैं। वे पैसा कमाना चाहते हैं पर परोपकार की तरह बात करते हैं, और वे दान की तरह पैसे खर्च करते हैं, जिससे बहुत पैसा बर्बाद होता है। तो यही मेरा मतलब है। और ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ हमेशा काम करे, तो आपको दूसरों की परवाह करने की भावना टीम में डालनी होगी। पहले दिन जब वे शामिल होते हैं, मुझे बहुत सी कंपनियां पसंद नहीं जो गंदगी और नकली सामान बनाकर बहुत पैसा कमाती हैं। साल के अंत में कुछ पैसे दान करें। यह अच्छा धंधा नहीं है। दूसरों की मदद का विचार कारोबार का हिस्सा होना चाहिए। दिल की दयालुता। जब मुझे लगता है कि यह एक ऐसा संदेश है जिसे युवा आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ईमान है। मैं एक ग्लोबल शेपर हूँ, सऊदी अरब के जेद्दाह से। मेरा सवाल है, क्या जब आप छोटे थे तब आपने सोचा था कि आपकी जिंदगी ऐसी होगी? क्या आपको इसका कोई अंदाजा था? और अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि इस भरोसे ने इतनी बड़ी कामयाबी पाने में मदद की? जब मैं छोटा था, मैंने कभी नहीं सोचा था। आप जानते हैं, एक युवा लड़के के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां होऊंगा। ईमानदारी से,
मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं छोटा था और अब पीछे देखता हूं तो बचपन में आई हर परेशानी मेरे काम आई। मैं कई बार फेल हुआ। शायद लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहा हूं, 30 से ज्यादा नौकरियां, सबने मना कर दिया, मौका भी नहीं मिला। हम 24 लोग केएफसी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे, 23 स्वीकार किए गए। मैं अकेला था जिसे मना कर दिया गया। 6 लोग पुलिस की नौकरी ढूंढने गए, 5 को नौकरी मिल गई, मैं अकेला था। मैंने और मेरे कजिन ने अपने शहर के एक 4 सितारा होटल में काम के लिए अप्लाई किया। हम 2 घंटे लंबी लाइन में खड़े रहे, उसे नौकरी मिल गई, मुझे मना कर दिया गया। फिर मेरी माँ ने मुझे देखा। आप जानते हैं क्योंकि ऐसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए 30 साल की उम्र से पहले की ट्रेनिंग थी। मैं फेल हो गया था। लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है वहां कोई मौका है। और फिर मैं एक शिक्षक था। बाद में मैंने कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और वहां 6 साल तक पढ़ाया। नंबर 5वें साल मुझे कॉलेज का सबसे अच्छा टीचर चुना गया। छात्रों ने मुझे चुना था। तो मैंने कहा कि मैंने अपने छात्रों को जो भी सिखाया वो सब किताबों से सीखा था। अगर मैं बाहर जाऊं, 10 साल बिताऊं और सब चीजों का अनुभव करूं तो क्या होगा? चाहे फेल हो जाऊं या पास, मैं फिर से पढ़ाने लौट जाऊंगा। अली बाबा शुरू करने की मेरी असली सोच यही थी। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अमीर बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम 18 साल तक टिक पाएंगे। और फिर हमने कर दिखाया। आज हमें बस यही करना चाहिए कि अपना अनुभव और जानकारी बांटें, खासकर अपनी गलतियां और परेशानियां दूसरों के साथ शेयर करें। मैं सोचता हूं कि आप लोग यह याद रखें कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों से सीखें, सफलता की कहानियों से नहीं। वो सफल कहानियां बनाते हैं, उसे मत सुनो। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जैसे कि मुझे याद है पहली बार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हमारे पास आया था। सुनो जैक, हम तुम्हारे लिए एक केस स्टडी लिखना चाहते हैं। ये साल 2001 या 2000 की बात है। वे आए, 1 हफ्ता रुके और रिपोर्ट लिखी। और मैंने पढ़ा, नहीं नहीं। मैंने कहा ये मैं नहीं हूं, ये आप हैं। मैंने कहा नहीं, ये हम नहीं हैं। उन्होंने कहा ये आप हैं। तो वे उसका साइन बनाते हैं और केस स्टडी ऊपर चली जाती है। और अगले 5 सालों में वे कई कॉलेजों में पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे केस स्टडी में जाने के लिए आमंत्रित किया। और वे हमेशा मेरी कंपनी का प्रतिद्वंद्वी ढूंढते हैं। और हर केस स्टडी के बाद अली बाबा मर जाएगा, वो कंपनी सफल होगी, सभी छात्र सहमत हैं। और वास्तव में हर 5 साल में सभी प्रतिद्वंद्वी मर जाते हैं। हम अभी भी जीवित हैं। तो आप इस तरह की सफल कहानी का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? दूसरे लोगों की गलतियों से सीखें। चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो, आप इन गलतियों का सामना करेंगे। आप गलतियों से सीखते हैं। इसलिए नहीं कि आप गलतियों से बच सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब ये गलतियां आती हैं, तब ये परेशानी आती है। आप जानते हैं इससे कैसे निपटना है, इसका सामना कैसे करना है। वो किताब जो मैं लिखना चाहता हूं, अगर मैं चाहूं और कर सकूं, तो मैं अली बाबा की 1001 गलतियों पर लिखूंगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। ये नहीं कि हमने कितना पाया, बल्कि ये कि हम कितने मुश्किल दिनों और गलतियों से गुजरे। और अगर आप अभी से सोचना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें, जब मैं बच्चा था मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कभी नहीं। चलो कमरे के पीछे चलते हैं। अंत में शंघाई से वाईजीएल, मुझे पता है आपने हाल ही में डीप टेक रिसर्च में 100 अरब आरएमबी खर्च किए हैं। मैं बस जानना चाहता हूं कि आप डीप टेक के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और वह इंसानों और क्रिएटिविटी को कैसे बदलेगा। धन्यवाद। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी एक कंपनी जैसी है। हम 100 अरब आईएमबी लगाते हैं जो करीब 150 के बराबर है ना? 15 अरब अमेरिकी डॉलर हाईटेक के लिए रिसर्च करते हैं, एक कंपनी के रूप में। मुझे आशा है कि भविष्य में हम अपनी तकनीक से लाभ उठाएंगे, हमारे आकार के कारण नहीं। इसलिए हमें तकनीक में निवेश करना होगा। लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं है। कृत्रिम बुद्धि और बड़े डेटा से मनुष्य को खतरा है, इस पर चर्चा हो रही है। मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धि को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। तकनीक को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लोगों को सक्षम बनाने के लिए, अक्षम लोगों के बजाय। जब भाप वाली मशीन आई, जब कारें आई, लोग उनसे नफरत करते थे। आज हम सोचते हैं कि कार अच्छी है, लेकिन जब पहली बार कार बनाई गई थी, लोग उससे नफरत करते थे। खासकर ये घोड़े पर चलने वाले लोग, वे जितनी भी कारें देखते उन्हें तोड़ देते थे। तो मैं कहूंगा कि हम जैसे लोग, जब हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास साधन होते हैं, हमारे पास अनुभवी और अच्छे युवा होते हैं,
हमें उन तकनीकों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो लोगों को आगे बढ़ाती हैं, लोगों को मजबूत बनाती हैं और जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। तो यही है जिसमें हम पैसा लगाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी अच्छी हो, भविष्य में इंसान ज्ञान के मामले में मशीन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपके पास कोई मौका नहीं है। कंप्यूटर हमेशा आपसे ज्यादा समझदार रहेगा। जब कार आ गई तो कौन तेज दौड़ता है ये भूल जाइए। जब हवाई जहाज आया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उड़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर आया तो वह हमेशा आपसे ज्यादा समझदार रहेगा। वे कभी नहीं भूलते, वे सब कुछ याद रखते हैं। वे कभी गुस्सा नहीं होते, वे जल्दी हिसाब लगाते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी भी इंसान जितना समझदार नहीं हो सकता। समझदारी और समझदार होने में क्या फर्क है? मेरा मानना है कि एक समझदार इंसान कुछ ऐसा देखता है जो बाकी लोग नहीं देखते। एक समझदार इंसान कुछ देखता है, वह दिखाता है जैसे उसने कुछ नहीं देखा। समझदार लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि क्या है, वह नहीं चाहता। समझदारी समझदारी वाला इंसान जानता है, मैं नहीं जानता। सिर्फ आप जानते हैं, मैं ये नहीं चाहता। फिर आप जानते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पैसा हम इंसानों की मदद के लिए लगाते हैं, अली बाबा की मदद के लिए नहीं। ये लैब सबके लिए खुली है। ये अली बाबा की मदद बिल्कुल नहीं कर रही है। बहुत अच्छा। नमस्ते, मैं साधु हूं, इस्लामाबाद हब से ग्लोबल शेपर। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप लीडरशिप के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये दिल से आता है जब एक लीडर के तौर पर फैसला लेना होता है, या यह कुछ ऐसा है जो आपको करना है, आपको अपने मन से भी सोचना है, या यह दोनों का मेल है? एक नेता के रूप में जब आप फैसला लेते हैं तो क्या आप वो चुनेंगे जो आप सच में अपने दिल से महसूस करते हैं, या आप फैसला लेते समय अपने मन और दिल का मेल रखने की कोशिश करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में सोचता रहा हूं। पहले, ये आपका सहज स्वभाव है। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको अलग बनाता है। दूसरा है, आपको ट्रेनिंग चाहिए। आपको सारे मुश्किल अनुभवों से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए। मैंने दुनिया के कुछ बड़े नेताओं को देखा है, वे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वे कभी शिकायत नहीं करते और न ही दूसरों की बुराई करते हैं, और वे चीजों को आम लोगों से अलग नजरिए से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग मेरी कंपनी में, वे शुरुआत में वे मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं हमेशा 10 साल 5 साल के बारे में सोचता हूं। और फिर जब हम 3 या 5 साल तक साथ काम करते हैं तो वे पाते हैं कि आप सही हैं। फिर हमें क्रेडिट रेटिंग मिली। और एक सीईओ के रूप में, भले ही यह ऐसी नौकरी हो जहां सब खुश हैं, आपको फिर भी नाखुश चीजें देखनी पड़ती हैं। जब सब दुखी हो तब आपको खुशी की चीजें देखनी चाहिए। तो लीडरशिप तो नेचर है, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी और सीखना भी जरूरी है। और मैंने दावोस में अपनी लीडरशिप को और अच्छा किया। मैं देखता हूं कि कई लोग अली वित्त पोषण में प्रवेश कर रहे हैं। यहां कितने लोग अलीपे के बारे में जानते हैं? धन्यवाद। अलीपे का निर्णय यहां लिया गया था। मैं अलीपे के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं अलीपे लॉन्च करने के लिए वहां नहीं था, क्योंकि चीन में अगर आप बिना लाइसेंस के वित्त पोषण करते हैं तो आप उस समय जेल में होंगे। तो मैंने कहा, मैं बैंकों के पास गया, क्या आप हमें ई कॉमर्स लेन देन में मदद कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बैंक इसे स्वीकार करेंगे। तो अगर कोई अलीपे नहीं होगा, कोई वित्त पोषण नहीं होगा, तो ई कॉमर्स कहीं नहीं जाएगा। तो मैं साल 2004 में मैं यहां था। एक, दो राज्य नेताओं का लीडरशिप पर भाषण सुना, और उस आदमी ने कहा, लीडरशिप जिम्मेदारी है। आप इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह बहुत जरूरी है, तो आपको इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी चाहिए। तो उस दिन मेरा सोच बदल गया, और मैंने अपनी टीम को वापस फोन किया, कहा, इसे 1 महीने के भीतर लॉन्च करें। अगर किसी को जेल जाना पड़े तो मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं। दूसरा कौन होगा? मेरा अनुसरण करो। अगर मैं जाऊं तो आप जारी रखें। और आप जेल जाते हैं, आप जारी रखें। इसे उन्होंने नेता की मजबूती कहा, और साल 2004 में मैंने यहां एक फैसला लिया। मैंने वापस फोन किया, और अब आज अली पे लॉन्च हुआ। और ये इतना बड़ा है, आज पूरी दुनिया में 800 मिलियन से ज्यादा लोग अली पे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोड है। अद्भुत। क्या हम निष्पक्ष होने के लिए वाईजीएल से एक लें? कोई सवाल? हाँ, प्लीज। नमस्ते, मैं पाब्लो हूं और कोस्टारिका से हूं। और इन सब चीजों की देखभाल और जिम्मेदारी के आपके नजरिए को देखते हुए, आप स्वयं की देखभाल के लिए क्या करते हैं, और शायद अपनी कंपनी के भीतर भी? क्योंकि शुरू में आप अक्सर नींद या दूसरी चीजों को बेवजह कम कर देते हैं, और आप समझते हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए सोचना है तो अपनी खुद की देखभाल भी जरूरी है, चाहे वह ध्यान देना हो या चीजों को सही तरीके से चुनना। और आप ये कैसे करते हैं, और अपनी कंपनी में इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं? अच्छा।
मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे 18 साथी संस्थापक हैं और उनमें से ज्यादातर मेरे छात्र हैं। जब हम मेरे घर पर थे, मैंने उन्हें अपना सपना और अपना मकसद बताया और हमने वीडियो रिकॉर्ड किया। मजेदार बात यह है कि जब अलीबाबा का पहला दिन था, मैंने कहा, चलो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। हर जरूरी मीटिंग जिसमें हम साथ होते हैं, वह जरूरी होती है। मकसद यह है कि अगर कभी हम फिल्म बनाएं, तो हम वीडियो लोगों को दें ताकि वे देख सकें कि हम क्यों असफल हुए। अगर हम सफल होते हैं, तो वीडियो और लोगों को दें। इसलिए हमारे पास लगभग पूरा घर वीडियो रिकॉर्डिंग से भरा है। तो पहले वीडियो में मैं 2 घंटे बोलता हूं और वे लोग मुझे देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, हाँ, यही मैं करना चाहता हूं। आम, हम पहले थे। मुझे तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ यह है कि आपको बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपसे ज्यादा समझदार हों। मेरा पहला तरीका हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कंप्यूटर में मुझसे ज्यादा जानकार हों, अकाउंटिंग में मुझसे ज्यादा समझदार हों। इतने सालों से मैं हमेशा अपने से ज्यादा समझदार लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूं। और जब आप इतने सारे समझदार लोगों को पाते हैं, मेरा काम यह देखना है कि वे लोग एक साथ काम कर सके। और फिर अगर समझदार लोग एक साथ काम कर सकते हैं, तो यह आसान है। वह विजन जिस पर वे विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर बेवकूफ लोग आसानी से एक साथ काम कर सकते हैं, तो समझदार लोग कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन बेवकूफ लोग आसानी से एक साथ काम करते हैं। वे लोग जो सोच पर विश्वास नहीं करते और वे जो सोच पर विश्वास करते हैं लेकिन एक साथ काम नहीं करते। इसलिए होशियार लोगों को खोजना बहुत जरूरी है। और मेरा काम दो चीजें हैं। यह देखना कि वे एक साथ काम करें। इसलिए माहौल बहुत जरूरी है। लंबे समय में आपको एक अच्छे और मजबूत सोच वाले नेता बनना चाहिए। लेकिन आपको आज भी जीवित रहना होगा। अगर आप आज जीवित नहीं रहते, तो आप चले जाते हैं। तो कंपनी को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ना आप हैं, ना ही मैं बॉस के रूप में हूं। सबसे अच्छा तरीका है आपके उत्पाद, सेवाओं और कर्मचारियों का उपयोग करना। कर्मचारी, आपकी कंपनी की सबसे अच्छी चीज आपके कर्मचारी हैं। इसलिए मैंने अलीबाबा के शुरुआती दिनों में पहले 2000 कर्मचारियों के लिए बहुत समय बिताया। मैं हर एक व्यक्ति से 1 या 2 घंटे बात करता हूं। जब वे शामिल हुए, मैंने कहा, मैं आपको अमीर होने का वादा कभी नहीं करूंगा। मैंने कभी वादा नहीं किया कि आपको पदोन्नति मिलेगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मैं वादा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। रायन, मैं इस कंपनी में शामिल होते समय सारी मुश्किल चीज़ों का वादा करता हूँ, लेकिन ये असल में अच्छी बातें हैं। अगर आप अच्छी बातें करने का वादा करते हैं, तो आप उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद से भी वादा नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि यही भविष्य है, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं है कि हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन अगर हम एक साथ काम नहीं करते, तो हम सभी अपनी नौकरी खो देंगे। यही बात है। और वे हमेशा कहते हैं और मुझे लगता है कि मैंने खुद अनुभव किया है, अगर आप जानते कि यह कितना कठिन होगा, तो क्या आप इसे करते? और ऐसा लगता है कि आपके लिए नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अहंकार को दरवाजे पर छोड़ना और अपने से बेहतर लोगों को नियुक्त करने को तैयार रहना, जिन्हें आप अपने दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सशक्त बना सकें। अद्भुत। हाँ। नमस्ते। मैं ग्लोबल शेपर्स जकार्ता हब से ईमान हूँ। आपके शिक्षक होने का अनुभव आज आपके व्यवसाय संचालन को कैसे प्रभावित करता है? क्या आपके पास शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कोई संदेश है? धन्यवाद। शुरुआती दिनों में शिक्षक होने का अनुभव आज आपके व्यवसाय संचालन को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, मुझे आपको एक बात बताने दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सीईओ बन सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाद में मैं एक अच्छा सीईओ बन जाऊँगा। मैंने जो चीज़ें सीखी, उनमें से एक शिक्षकों से है। एक शिक्षक के रूप में शिक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह हमेशा अपने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करता है। मैं चाहता हूँ कि यह छात्र एक बैंकर बने, वह छात्र एक मेयर बने, वह एक वैज्ञानिक है। यही वह सब कुछ है जो सभी शिक्षक चाहते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की सोच या विचारधारा नहीं है, तो आप आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। ये एक बहुत खराब, बहुत बुरा शिक्षक है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा चाहता है कि दूसरे लोग बेहतर हों। आप नहीं चाहते कि यह शिक्षक जेल में हो, वह शिक्षक दिवालिया है। वह शिक्षक है। तो एक सीईओ के रूप में मैंने खुद को प्रशिक्षित किया। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो लोग कंपनी में आते हैं, वे सोचे से ज़्यादा अच्छा करें। और कंपनी को ये देखना चाहिए कि उसे अच्छा बनाने के लिए एक बढ़िया माहौल मिले। हम जो भी करते हैं, वह हमें कुछ सिखाता है। और शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे अधिक जानता हूँ। मैं जो कुछ भी जानता हूँ, वह इसलिए है क्योंकि मैं दूसरों से सीखता हूँ। इसलिए शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा सुनते रहना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आप जितने अच्छे हैं, उससे बेहतर। और वैसे पढ़ाई अब एक बड़ी मुश्किल बन गई है। आज के समय में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अगर हम पढ़ाने का तरीका नहीं बदलते, तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। 30 साल बाद हम मुसीबत में होंगे। क्योंकि जिस तरह से हम पढ़ाते हैं और जो चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वे पिछले 200 सालों से बस जानकारी पर ही टिकी हैं। और हम अपने बच्चों को उन मशीनों से मुकाबला करना नहीं सिखा सकते, जो उनसे ज़्यादा समझदार हैं। हमें कुछ अनोखा सिखाना है। इस तरह मशीनें हमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती और 30 साल बाद हमारे बच्चों के पास मौका होगा। मुझे आशा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है,
पर वे कौन से हुनर हैं जिन्हें आप मानते हैं कि हमें सिखाना चाहिए? अगर हम जानकारी से दूर हो रहे हैं, तो क्या ज़रूरी होगा? मूल्य, विश्वास, अपनी सोच, टीम में काम करना, दूसरों की चिंता करना, ये नरम बातें हैं। जानकारी आपको यह नहीं सिखा सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को खेल और संगीत के बारे में सिखाना चाहिए। पेंटिंग और कला यह दिखाती है कि इंसान उन सब चीज़ों से अलग है जो हम सिखाते हैं। मशीन से अलग होना चाहिए। अगर मशीन बेहतर कर सकती है, तो आपको इस पर सोचना होगा। नमस्ते, मैं हाशिम अल मुसावी हूँ, मनामा, बहरीन से हूँ और पढ़ाई और चौथी औद्योगिक क्रांति पर बात कर रहा हूँ। हम लोगों के नौकरी खोने या उनके पास ज़रूरी हुनर न होने के बारे में बात कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी में लोगों को अपडेट रखने, लगातार सीखने और भविष्य की ज़रूरी तकनीकों से अवगत कराने के लिए क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। ठीक है, अच्छा है कि मुझे अपनी कंपनी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि हम हर दिन भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करते, तो फ़ेसबुक, गूगल और अमेज़न ये सभी बेहतर करेंगे, है ना? तो इसी वजह से हम दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये एक दुनिया भर की होड़ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये तकनीक की होड़ के बारे में नहीं है। आज के सब लोग 18 शुरुआती लोगों की तरह नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ 2.5 लोग इंजीनियर हैं। आज हमारे पास 25,000 से अधिक इंजीनियर हैं। वे सभी स्मार्ट लोग हैं। वे 18 साल पहले से बहुत बेहतर काम करते हैं। लेकिन मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि इन लोगों का दिल दूसरों की मदद के लिए धड़कता हो। क्योंकि हमारे पास डेटा और तकनीक है। अगर उनके दिल में अच्छाई नहीं है, तो हम दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, अलीबाबा ये कंपनियाँ। हम इस सदी की सबसे किस्मत वाली कंपनी हैं। हमें किस्मत वाला होना चाहिए। अगर हम किस्मत वाले हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि अच्छा करने के लिए अच्छा दिल रखें। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह ये है कि यह सुनिश्चित करना कि आप जो भी करते हैं, वह भविष्य के लिए है। उदाहरण के लिए, आप एक राज्य के बारे में जानते हैं। सिंगल्स डे शॉपिंग डे, 11 नवंबर वह दिन है जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था। उस दिन हमने एक दिन में 25 अरब डॉलर का सामान बेचा और पहले ही मिनट में 70 से 80 मिलियन लोग अपने मोबाइल फोन से खरीदारी करने के लिए वेबसाइट पर आ गए। यह संख्या सच में हैरान करने वाली थी। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम पर्याप्त अच्छा है। We have to finish. हमें हर सेकंड 2,70,000 लेन-देन पूरे करने होते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हर सेकंड 2,70,000 लेन-देन। अगर हमारे पास इतनी कंप्यूटर की ताकत नहीं होती, तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता क्योंकि कई 100 मिलियन लोग पैसे देने के लिए इंतजार कर रहे होते। तो इस तकनीक के लिए हम जानते हैं कि हम इसे एक दिन इतना क्यों करते हैं, क्योंकि हम तकनीक को आजमाना चाहते हैं। ये तकनीक सबके लिए होनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि आज चीन में हम शायद 100 मिलियन पैकेज डिलीवरी करते हैं। हम मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, 5 साल बाद पूरी दुनिया हर दिन 1 अरब पैकेज भेजेगी। सोचिए कि यह तकनीक कैसी होगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो सिंगल्स डे इस तकनीक को आजमाने और सबके लिए बनाने के लिए है। इसीलिए यह देखना जरूरी है कि बाजार उन्हें चलाए, बॉस नहीं। धन्यवाद एरिक। धन्यवाद जैक, मैक्सिको से, मॉन्टेरेहब ग्लोबल चैप्टर से। हम अपनी पीढ़ी के बारे में बहुत बात कर रहे हैं और मुझे 3 साल पहले 3 साल बाद की बात पसंद आई। मैं इन दिनों सुन रहा हूं कि यहाँ 30 साल में ऐसी बर्फ नहीं पड़ी थी। तो सवाल प्रोफेसर श्वाब की एक बात पर जा रहा है। उन्होंने कुछ महीने पहले दुनिया के नेताओं को बताया था कि हम पहली पीढ़ी हैं जो मौसम बदलाव से परेशान होगी और हम आखिरी पीढ़ी हैं जो इसे रोक सकती है। तो आपके शिक्षण जुनून के साथ वे 3 चीजें क्या हैं जो आप 30 मिलियन या 100 मिलियन कर्मचारियों या हर उस व्यक्ति को सिखाने के लिए कह रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहा है? एक सोच जो पर्यावरण के लिए हो, आत्मा के लिए हो और पूरी दुनिया को एक मानने वाली हो। ठीक है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हर पर्यावरण की समस्या आज के इंसान के दिल का आईना है। क्योंकि जब हमें बहुत अधिक चाहिए होता है, तो हम बहुत सी चीजों को नष्ट कर देते हैं। मुझे लगता है कि आज का मनुष्य पिछले 200 सालों में ज्ञान पर आधारित तकनीक या पढ़ाई के तरीके की वजह से बहुत तरक्की हुई है। हम सब बस और अधिक पाना चाहते हैं। हम अधिक चीजें चाहते हैं। हम चांद पर, हम मंगल पर, हम यहां जाते हैं। हम हमेशा बाहर से देखते हैं। हम इंसान कभी अपने अंदर नहीं देखते। अगर आप अपने अंदर नहीं देखेंगे तो आप कभी समझदार नहीं बन सकते।
अगर आप समझदार नहीं हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएँगे कि आपको क्या नहीं चाहिए। आज मनुष्य को उससे कहीं अधिक मिल गया है, जितना वे उम्मीद करते थे। इसलिए पर्यावरण में गंदगी और सारी दिक्कतें इसलिए हैं, क्योंकि इंसान लालची और घमंडी हो गया है। इसीलिए बिग डेटा, डेटा तकनीक इंसान के अंदर को समझने की कोशिश कर रही है। मृत डेटा क्या है? ये मानव व्यवहार है। बहुत से लोग, मुझ पर भरोसा करो, मशीन आपको आपसे बेहतर जानेगी। या आपने कुछ फ़िल्में देखी हैं, कुछ जुआरी, वे महान हैं, वे आँखों को देखते हैं। अगर उसे अच्छा कार्ड मिला, तो ये आँख हिलेगी, पर आम लोग इसे नहीं देखते। मशीन सभी विवरण देखती है, मशीन आपको बेहतर जानती है। तो मैं यह कहूँगा कि इस डेटा युग में आने वाले अगले 100 वर्षों के दौरान मनुष्य अपने अंदर झाँकने और आत्मनिरीक्षण करने की गहन कोशिश करेगा, और इस प्रक्रिया में हम अपने व्यक्तित्व और समाज के कई कुरूप और अप्रिय पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होंगे। जब ज्ञान बाहरी नज़रिए पर आधारित होता है, आप दूसरों की बुरी बातें देखते हैं, अच्छी बातें तब दिखती हैं जब हम अपने अंदर झाँकते हैं। ये चीनी सोच है। चीनी लोग, हमारा विश्वास हमेशा अंदर की तरफ रहता है। हमें दिन में 3 बार अपने अंदर झाँकना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में ऐसा कर सकते हैं, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे, तो पर्यावरण के लिए आप सही हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं बदल सकता। आपकी सारी कमाई अस्पताल की दवाओं में चली गई। हमारे बच्चे बड़ी परेशानी में होंगे, तो आइए इसे ठीक करें, और पहले अपने दिल को सुधारें, अपनी समझ को सुधारें और अपना विश्वास सुधारें। जब आपको विश्वास हो, जब आपको धर्म हो, तो सब अच्छा होता है। तो मैं यही सोचता हूँ। मेरा मानना है कि युवाओं के पास हमेशा ये अच्छे सोच और मकसद होना चाहिए। अगर आप दिल से किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो वह अलग होगा। अगले 30 सालों की शिक्षा का फोकस यही होना चाहिए। हमारे पास एक अंतिम संक्षिप्त सवाल का समय है। करुणा। धन्यवाद। मैं करुणा हूँ, पोर्टविस्ट हब, मॉरिशस से। और मेरा सवाल है, आपने अपने ऑफिस के माहौल के बारे में बात की। मैं 1-2 उदाहरण जानना चाहूंगी, अगर हो सके, कि आप अपने कर्मचारियों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। और मैं आखिरी सवाल भी पूछना चाहूंगी कि आप कितनी देर सोते हैं, क्योंकि यह एक बहुत चर्चा वाला विषय है और मैं अलग-अलग बातें सुनती रहती हूँ। धन्यवाद। मैं अलग-अलग बातें क्यों नहीं मानता? कुछ लोग कहते हैं कि आपको नींद की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ सीईओ केवल 4 घंटे सोते हैं। माफ़ करें। मैंने सुना है कि सीईओ सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, जबकि मैंने सुना है कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। तो हाँ, मैं थोड़ा विभाजित हूँ और मैं आपका रहस्य जानना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं अपने सहकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता हूँ? आपको ऐसे लोग ढूँढने होंगे जो खुद को सक्रिय कर सकें। एक नकारात्मक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना असंभव है। इसलिए जिन्हें आप नियुक्त करते हैं, वे साथ में काम करते हैं। उन्हें ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। हमारे पास अब 65,000 कर्मचारी हैं। आप सभी को हमेशा अच्छा नहीं बना सकते, पर कम से कम वे लोग जो मेरे साथ काम करते हैं। मेरे प्रबंधन नेतृत्व के कई क्षेत्र हैं। उन्हें सकारात्मक होना चाहिए। उन्हें यह जानना होगा कि दूसरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं हर किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता और माहौल को अच्छा बनाए रखना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात करना बहुत मुश्किल होगा, और उसे हर बार आगे बढ़ाने और जोश दिलाने की ज़रूरत है ना? ये काम नहीं करेगा अगर वह नहीं जानता कि अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना या जोश दिलाना है। मुझे नहीं लगता कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। उसे एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डिज़ाइनर होना चाहिए, लेकिन अच्छा लीडर नहीं। एक अच्छे लीडर को पता होना चाहिए। कैसे? लेकिन सिर्फ़ पैसे से नहीं। ज़्यादातर लोग प्रेरित या सक्रिय होते हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बहुत पैसा देते हैं। आप उन्हें सम्मान, विश्वास और हार्दिक सराहना देते हैं। वे आपके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न होते हैं, और सही और दिल से दी गई सलाह। जब मेरी बैठकों की बात आती है, कंपनी की बैठकों में, आप हैरान होंगे, क्योंकि हम दूसरी चीनी कंपनियों की तरह नहीं हैं। बॉस कहते हैं, सभी सुने और नोट्स लें। चल रहा है। हम एक वॉर रूम जैसे हैं। हम फैसले उस पर लेते हैं जिसकी आवाज़ सबसे तेज़ होती है। सही है। शुरुआत में आप जानते हैं, हम लड़ते हैं और बात करते हैं, और फिर देखते हैं कि हर कोई अपनी बात बोले। सही है। तो यह इनाम देने का भी एक तरीका है। इनाम देने के कई तरीके हैं, और हर किसी का तरीका अलग होता है। तो ये, मैं कितने समय तक सोता हूँ? हाँ, मुझे एक समस्या है। मेरा मतलब है, शायद नहीं। मैं बहुत कम नहीं सोता, लेकिन मेरी नींद अच्छी नहीं होती है, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा से जानना चाहता था। मैं ज़्यादा नहीं खाता। मैं खाने में बहुत चूज़ी हूँ, और
मुझे नहीं पता, कभी-कभी मैं देखना चाहता हूँ कि कौन-सी चीज़ें मुझे ऐसे काम करने के लिए तैयार करती हैं, लेकिन अगर मुझे अचानक 1 महीने की छुट्टी मिल जाए तो मैं टूट जाऊँगा। मुझे लगता है कि मेरे दिल में कुछ होगा, शायद यही मकसद है। शुरुआत में 18 लोगों का एक मिशन, आज हमारे पास 65,000 लोग हैं, वे सभी इस मकसद पर भरोसा करते हैं। तो अगर मैं हार मान लूँ, तो मैं अपनी जगह छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे मकसद नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं हार मान लूँ, तो सब कहेंगे, "अरे नहीं।" तो और फिर खासकर आज अली बाबा के इतने बड़े होने के बाद भी लोग बातें करते रहते हैं। इतने बड़े होने पर बढ़ने की रफ्तार कम या नीचे जा सकती है। तो 10 से 20 साल बाद अली बाबा कैसा होगा? अगर आप चाहते हैं कि हम और बड़े बनें या अपना आकार 3 गुना करें, दिशा क्या है और इसे कैसे करना है? तो मैं बहुत समय सोचने में लगाता हूँ, बहुत सोचता हूँ और मुझे सोचना पसंद है। अच्छी बात है कि अब मेरे पास एक अच्छी टीम है। मुझे लगता है मैं बात करता हूँ, वे काम करते हैं। हाँ, इस बात पर मुझे अफ़सोस है कि हमारे पास वह नहीं था।